नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंदोलन की जो सिर्फ एक व्यक्ति की भूख हड़ताल नहीं है। यह सवाल है हमारे लोकतंत्र का, हमारे युवाओं के भविष्य का और हमारी परीक्षा व्यवस्था के विश्वसनीयता का और उस जवाबदेही का जिसकी उम्मीद हर नागरिक अपनी सरकार से करता है। यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का एक व्यक्ति पिछले 18 दिनों से भूखा बैठा हुआ है। उसकी खुराक सिर्फ नमक मिला हुआ पानी, यानी उसका वजन 8.5 किलो तक घट चुका है। बल्ब यानी ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर अब ऊर्जा के लिए अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर चुका है। यानी कि शरीर भोजन से नहीं, अब खुद को खा करके जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। और यह अब सब उस जगह हो रहा है जो देश के संसद से केवल कुछ ही मिनट दूरी पर है। इस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। यानी वही सोनम वांगचुक जिनके जीवन और काम से प्रेरित होकर के लोकप्रिय फिल्म 3 इडियट के रेंचो जैसे किरदार की कल्पना की गई थी। लेकिन आज कहानी किसी फिल्म की नहीं है, आज कहानी असली है, जोखिम असली है और सवाल भी असली है। जिस देश में किसी के नाम पर मूवी बना करके हजारों करोड़ों रुपए जो है ना लोग उससे कमा सकते हैं, लेकिन अगर उसी इंसान को अगर जरूरत पड़ जाए तो वही एक्टर और एक्ट्रेस आज उनसे कभी मिलने तक नहीं गए। सवाल है सोनम वांगचुक जी का। देश के अलग अलग हिस्सों में सोनम वांगचुक के प्रति संवेदनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जंतर मंतर के उसी मंच से कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं जो पूरे आंदोलन की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। कोई कहीं रील बना रहा है, कहीं कोई नाच रहा है, कहीं कोई तिरपाल के नीचे बैठ करके आराम कर रहा है, वहीं कोई क्रिकेट खेल रहा है, कहीं वीडियो ब्लॉगिंग चल रही है और कहीं यह आंदोलन किसी गंभीर जनसंघर्ष के बजाय पिकनिक जैसे दिखाई देने लगता है। यह सिर्फ बाहर से देखने वालों की धारणा नहीं है, ये खुद सोनम वांगचुक भी इस प्रकार से आहत नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां पिकनिक मनाने जैसे आए हैं, लोग भरपेट खाना खा रहे हैं जबकि मंच पर कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में साथ देने आए हैं तो कम से कम एक दिन का अनशन करके दिखाइए। लेकिन इस आंदोलन की पूरी भीड़ को एक ही नजर से देखना भी गलत होगा। उसी मंच पर जेएनयू की नेहा जैसी छात्राएं भी बैठी हुई हैं जो वास्तव में अनशन कर रही हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है और किसी के शुगर लेवल गिर रहा है तो किसी को रात में अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। यानी एक ही मंच पर दो तस्वीरें, एक तरफ तमाशा चल रहा है, दूसरी तरफ तपस्या हो रही है। एक तरफ सोशल मीडिया कंटेंट बन रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य के लिए भूख, और यहीं से पूरे देश के मन में कसमकस शुरू होता है। यानी कि कई बार लगता है कि सोनम वांगचुक एक ऐसी लड़ाई में फंस गए हैं जहां सरकार चुप है, लेकिन अभिनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रील बना करके चले जाते हैं और असली सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। सरकार न खुद कर समर्थन कर रही है, न खुल करके विरोध कर रही है, ना कोई स्पष्ट समाधान सामने रख रही है। विपक्षी नेता आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और समर्थन का बयान देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिर सोनम वांगचुक की एक बात पूरे विमर्श को बदल देती है। वो कहते हैं, मैं तो उड़ जाऊंगा, खा पी लूंगा, मेरा क्या है, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर लीक के सदमे में अपनी जान दे दी उनका क्या होगा? क्या भविष्य में ऐसी मौतें रुकेंगी? यहीं से बहस सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत तक सीमित नहीं रहती है, यहीं से सवाल देश के लाखों बच्चों का हो जाता है। मंच किसी का भी हो, राजनीति किसी का भी हो, संगठन कोई भी हो, लेकिन अगर सवाल बच्चे के भविष्य का हो तो क्या सिर्फ इसलिए उस सवाल से दूर हो जाए कि हमें मंच पसंद नहीं है? क्या हम मुद्दे को व्यक्ति के आधार पर तय करेंगे या व्यक्ति से ऊपर उठ करके मुद्दे को देखेंगे भी? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस देश में सोनम वांगचुक को लेकर के दो स्पष्ट नजरिए हैं। एक वर्ग उन्हें हीरो मानता है, दूसरा उन्हें आंदोलनजीवी कहता है। लेकिन लोकतंत्र में पसंद नापसंद से ऊपर एक सवाल होता है, क्या 18 दिन से भूखे बैठे किसी व्यक्ति से बातचीत तक न करना उचित है? क्या उस व्यक्ति से संवाद नहीं होना चाहिए जिसने 18 से 20-22 साल के बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी हो? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम बातचीत का रास्ता खोले? सवाल यह नहीं है कि उसकी हर मांग तुरंत मान ली जाए, सवाल यह है कि क्या उसकी आवाज सुनी जाए। लोकतंत्र में संवाद किसी पर उठकर उपकार नहीं होता है, यानी संवाद लोकतंत्र का एक मूल कर्तव्य है। और यही कारण है कि पूरे देश में एक फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है। क्या सोनम वांगचुक बचेंगे? क्या सरकार उनसे बात करेंगी? क्या यह आंदोलन किसी समाधान तक पहुंचेगा, या फिर इतिहास एक बार फिर हमें शर्मिंदा करेगा? इतिहास में दो तरह के भूख हड़तालें दर्ज हैं। एक वह है जिसमें देश का नक्शा बदल दिया है, दूसरे वह है जिसके बाद केवल एक श्रद्धांजलि संदेश आया और मुद्दा वहीं समाप्त हो जाती है। आज प्रश्न यह है कि सोनम वांगचुक की कहानी किस दिशा में जाएगी? क्या यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस लोकतंत्र की कहानी है जहां सबसे शांत विरोध
विरोध की आवाज अक्सर सबसे कम सुनी जाती है। आइए यह समझते हैं कि इस आंदोलन की मूल मांग क्या है। यह पूरा मामला परीक्षा पेपर लीक, नकल, भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यानी कि नीट सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों ने देश भर में आक्रोश पैदा किया। बाद में सीबीआई जांच हुई, री एग्जाम हुआ और कई गिरफ्तार भी हो चुकी है। लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि केवल गिरफ्तारी और री एग्जाम पर्याप्त नहीं है। उनका आंदोलन है कि बरसों से पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन यानी बड़ी राजनीति और प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं हुई। मांग यह है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो जिससे कि पेपर लीक केवल पकड़ा न जाए बल्कि उसकी संभावना भी न्यूनतम हो जाए। उनकी यह भी मांग है कि जिन छात्रों ने कथित परीक्षाएं घोटाले और मानसिक दबाव के कारण अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को मुआवजा और न्याय मिले। यह एक बहुत कठोर लेकिन जरूरी तुलना सामने आती। अगर कोई बच्चा परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट देर से पहुंचता है तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन अगर प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले बाहर आ जाए तो जिम्मेदार तंत्र पर कार्रवाई अक्सर धीमी और अस्पष्ट और सीमित क्यों दिखाई देती है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक माहौल है? बच्चों के लिए रूल सख्त है लेकिन सिस्टम के लिए जवाबदेही कमजोर है। यही असंतुलन इस आंदोलन को ऊर्जा दे रहा है। जब सोनम वांगचुक से पूछा गया कि किसी एक मंत्री के इस्तीफे से क्या देश की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, तो उनका जवाब था, कम से कम एक जवाबदेही की शुरुआत तो होगी। उनका तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति चीटिंग के माध्यम से डॉक्टर और इंजीनियर बनता है तो नुकसान केवल परीक्षाओं की पवित्रता का नहीं होगा, नुकसान सीधे समाज की सुरक्षा का होगा। एक अयोग्य डॉक्टर किसी की जान ले सकता है, एक अयोग्य इंजीनियर किसी बिल्डिंग, ब्रिज या इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल सकता है। जैसे कि आज के देश में गवर्नमेंट हजारों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लेके आती है और 1 से 2 महीने में उनके ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड जो है ना पूरी धराशायी हो जाती है। यानी इसीलिए पेपर लीक केवल परीक्षा का अपराध नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा, एक पब्लिक ट्रस्ट, एक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का प्रश्न है। अब भारत में अनशन की परंपरा को भी समझना बहुत जरूरी है। भारत में भूख हड़ताल कभी सत्ता को झुकाती है और कभी आंदोलनकारी की जान भी ले लेती है। साल 1952 में पोट्टी श्री राम मुल्लू ने 58 दिनों तक अनशन किया। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि सरकार को भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग पर झुकना पड़ा। यानी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जनता के व्यापक समर्थन के कारण राष्ट्रीय राजनीति बदलाव का कारण बना। यानी कि किसान आंदोलन लंबा चला, अनेक लोगों की जान गई, अंततः केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। और लेकिन दूसरी ओर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का एग्जाम्पल भी देखते हैं। वे आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर थे और गंगा संरक्षण के लिए लंबे अनशन पर बैठे। उन्होंने लगातार पत्र लिखे, अपीलों की, लेकिन पर्याप्त राजनीतिक प्रक्रिया नहीं मिली और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि आई, लेकिन जिस बड़े कानून और नीति परिवर्तन के लिए वे लड़ रहे थे वह उस रूप में पूरा नहीं हुआ। इन एग्जाम्पल का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। अनशन अकेला सरकार को नहीं झुकाता है, अनशन के पीछे खड़ी जनता सरकार को झुकाती है। जब जनता किसी मुद्दे को अपना मुद्दा मान लेती है तब सहना पड़ता है, लेकिन जब आंदोलनकारी अकेला रह सकता है तब उसकी भूख व्यक्तिगत त्रासदी बन जाती है। अनशन के विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि किसी चुनी हुई सरकार को भूख के दबाव में निर्णय लेने के लिए मजबूर करना क्या लोकतांत्रिक तरीका है? यह तर्क पूरी तरह निरर्थक नहीं। चुनी हुई सरकार कानून, प्रक्रिया और संस्थागत व्यवस्थाओं से चलती है। हर मांग को भूख हड़ताल से मनवाना संभव नहीं। लेकिन इसके बाद दूसरा प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब बरसों से पेपर लीक हो रहे हैं, जब लाखों छात्रों का समय, पैसा और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हो, जब परिवार कर्ज लेकर के बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग कराते हो, सोनम वांगचुक का कहना है कि यदि सरकार को उनके आंदोलन की जानकारी नहीं है तो क्या यह केवल सरकार की विफलता नहीं है बल्कि जनता की भी विफलता है, क्योंकि कोई आवाज तभी राष्ट्रीय आवाज बनती है जब लोग उनमें अपनी आवाज जोड़ते हैं। उनका सवाल बहुत भावुक है। क्या हम तब आवाज उठाएंगे जब ऐसी आकांक्षा रिया और हमारे घर की बेटी और बच्चे जब सुसाइड करेंगे? क्या किसी दूसरे परिवार की बेटी की मौत हमें उतना ही विचलित करती है जितनी हमारे परिवार का दर्द करता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इस अनशन का साथ देना चाहिए और यही समाज की एक नैतिक परीक्षा है। आज स्थिति यह है कि सोनम वांगचुक, जिन्हें पहले सरकार की कार्रवाई और जेल का सामना करना पड़ा, वहीं सरकार से संवाद की उम्मीद कर रहे हैं। इसे आप उनका भोलापन कह सकते हैं, इससे उनका बड़प्पन कह सकते हैं, या इसे उनकी मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आंदोलन अंतहीन नहीं चल सकता।
यानी उसे या तो समाधान चाहिए या स्पष्ट बातचीत होना चाहिए या तो कम से कम आगे की दिशा दिखनी चाहिए। अब सवाल है सोनम वांगचुक के साथ कौन खड़ा है और कौन केवल तस्वीरों तक सीमित। विपक्षी नेता समर्थन देने पहुंचते हैं, कई नेताओं ने उनके अनशन समाप्त करने की अपील की है, लेकिन केवल अनशन तोड़ दीजिए कहना पर्याप्त नहीं। सवाल यह भी है कि उनकी मांगों को आगे कौन लेके जाएगा, कौन सरकार से फॉर्मल डायलॉग की मांग करेगा, कौन सांसद के भीतर पेपर लीक, परीक्षा सुधार और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर ठोस बहस कराएगा। सिर्फ समर्थन का फोटो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है। विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सरकार की आलोचना नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी वैकल्पिक समाधान देना भी है। दूसरी ओर सरकार की जिम्मेदारी केवल आंदोलन को इग्नोर करना नहीं है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवाद हो, मेडिकल सुरक्षा हो और मांगों पर तथ्यात्मक जवाब दिया जाए। यानी किसी की हर मांग मांगना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी की बात सुनना जरूरी है। आज इस कहानी में हीरो केवल सोनम वांगचुक नहीं है, वे छात्राएं और छात्र भी हैं जो वास्तविक भूख हड़ताल पर बैठे हुए। वे माता पिता भी हैं जिन्होंने बरसों की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दी और बच्चों का जब रिजल्ट आया तो सिर्फ फांसी के फंदों पर पड़े हुए मिले। आज उन माँ बाप को भी सलाम है जिन्होंने इस भूख हड़ताल का सोनम वांगचुक का साथ दे रहे हैं। वे छात्र भी हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी में अपनी जवानी के कई वर्ष लगा दिए। वे सभी युवा इस कहानी के केंद्र में हैं जिनका विश्वास बार बार टूटा। लेकिन अब यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जनता यही आज जागी है तो सिस्टम रिफॉर्म की संभावना पैदा होगी। जनता यदि सोई रही तो संभव है कि अंत में एक श्रद्धांजलि संदेश आए और मामला समाप्त हो जाए। लिखा जाएगा RIP सोनम वांगचुक अब हमारे देश में नहीं रहे। यही सबसे बड़ा भयावह संभावना है। सोनम वांगचुक की हालत देख करके दिल कहता है कि बहुत हो गया, उन्हें अनशन समाप्त कर देना चाहिए। जीवन किसी भी आंदोलन से बड़ा है, लेकिन दिमाग पूछता है क्या सरकार का जवाब न देना सही तरीका है? अगर 18 दिन की शांतिपूर्ण अनशन के बाद भी सवाल नहीं होगा तो भविष्य में कोई नागरिक अपने जवाब कैसे उठाएगा? लोकतंत्र में जनता जवाब मांगने का सभ्य तरीका क्या है? शांति से बैठना, तथ्यों के साथ सवाल करना, संवाद की मांग करना और हिंसा से दूर रहना। और यही तो लोकतांत्रिक विरोध है। इसलिए आज आप सोनम वांगचुक को पसंद करें या ना करें, उन्हें हीरो माने या विलन माने, उनकी राजनीति से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन मुद्दे से आंखें मत चुराइए। सोनम वांगचुक खुद कह चुके हैं कि वे गांधी नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, बल्कि एक सामान्य नागरिक है। इसीलिए व्यक्ति में हीरो ढूंढने की बजाय मुद्दे में सवाल खोजिए। हमें उन बच्चों को याद रखना है जिन्होंने मानसिक दबाव में अपनी जान गंवाई है, फांसी लगाई है। हमें उन लाखों छात्रों को याद रखना है जिनका भविष्य परीक्षाएं, घोटाले और अनिश्चित के कारण प्रभावित हुए। हमें उन परिवारों को याद रखना है जो कर्ज लेकर के कोचिंग फीस भरते हैं, और हमें उन युवाओं को याद रखना है जो बरसों तक पढ़ते हैं और फिर एक लीक उनका पूरा विश्वास तोड़ देता है। अंतिम निर्णय जनता का है। हम किसी का फैसला थोप नहीं रहे हैं, लेकिन इतिहास यह जरूर याद रखेगा कि जब युवाओं का भविष्य दांव पर था तो हमने क्या चुना था? हमने अपनी सरकार चुनी या हमने उन ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठे और 18 से 20 दिन तक उन्होंने जनता के और सरकार से जो है सवाल पूछे और भूख अनशन किया। यह कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, यह लाखों छात्रों की कहानी है, यह उन परिवारों की कहानी है जिनकी उम्मीद परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है, यह लोकतंत्र की कहानी है। यह आखिरी सवाल यही है, यह देश आपका भी है, यह देश मेरा भी है, यह देश सरकार का भी है, यह देश विपक्ष का भी है, लेकिन सबसे बड़ी यह देश उन युवाओं का है जिनके भविष्य पर भारत का भविष्य टिका हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की यह भावना याद रखिएगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए और संवाद जीवित रहना चाहिए। मेरी स्पष्ट राय है, यानी भारत सरकार को सोनम वांगचुक और आंदोलनकारी छात्रों से संवाद करना चाहिए, उनकी मेडिकल सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और पेपर लीक जैसे परीक्षा घोटालों पे एक ट्रांसपेरेंसी जवाब देना चाहिए, जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था बनानी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और प्रिंटिंग चेन और लॉजिस्टिक का एक अच्छा जो है सिस्टम को यूज करना चाहिए और एग्जाम सेंटर मॉनिटरिंग और डेटा एक्सेस पर मजबूत रिफॉर्म लागू करना चाहिए। यानी जिम्मेदारी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि अगर कल कभी कुछ होता है तो सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स को और नीचे वाले 2-4 जो है टीचर को सीधे पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन ये इसकी प्रॉब्लम उठी कहां से है, निकली कहां है, पेपर जो है किस किसने बनाया है, किसने बनाया है, उन सबको पहले जो है पकड़ना चाहिए। भारत को एक सुनिश्चित करना होगा कि नकली आयोग और चीटिंग के माध्यम से आगे आए
प्रोफेशनल देश के भविष्य को खोखला न करे। हम बार बार कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, लेकिन अगर युवाओं के भविष्य या विश्वास ही खोखला हो गया है तो देश के विकास का बुनियाद कमजोर हो जाएगी। इसीलिए सरकार, विपक्ष, मीडिया, छात्र संगठन और आम जनता सभी को इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से खड़ा होना चाहिए होगा। मंच पर भी गलत व्यवहार हुआ हो, उससे ऊपर उठ करके मूल प्रश्न को देखना होगा। मूल प्रश्न क्या है? क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय है? क्या पेपर लीक के बाद वास्तविक जवाबदेही तय होगी? क्या सरकार शांतिपूर्ण विरोध से सवाल करती है? और क्या हम नागरिक किसी मुद्दे को उसकी सच्चाई से देखते हैं या केवल राजनीतिक के चश्मे से? इसी सोच और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूं। सोनम वांगचुक का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, सरकार को संवाद करना चाहिए और परीक्षा व्यवस्थाओं से ऐसा सुधार होना चाहिए कि किसी बच्चों के भविष्य दोबारा किसी पेपर लीक की भेंट ना चढ़े। देश सर्वोपरि है, युवा सर्वोपरि है, लोकतंत्र में संवाद सर्वोपरि है।